अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो सुबह है वो नहायत खूबसूरत सुबह है। यकीन करें, जब मैं सुबह उठी और ऑफिस आने के लिए रेडी हो रही थी तो यकीन करें दिल नहीं कर रहा था ऑफिस आने का। दिल कर रहा था कि इंजॉय किया जाए, कहीं अच्छा सा देसी नाश्ता किया जाए और इस मौसम को एंजॉय किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ मुलाकात भी ज़रूरी थी और मौसम के साथ साथ जो है इस प्रोग्राम को भी एंजॉय करना है। हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं, आपको पता है, टॉपिक भी होता है, उस पर हम रिलेटेड बात भी करते हैं ताकि जितनी अवेयरनेस हो सके हमारे व्यूवर्स तक पहुँचे हमारे इस प्लेटफॉर्म से। यही हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ के बहुत सारे मसाइलों को जो है वो उजागर किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हैं आजकल। जिस तरह आपको पता है कि जो हमारी मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए एक आम इंसान का इस टाइम गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे मौसम को तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर ही रहे हैं, मौसम को देखते हुए साथ एक दफ़ा हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम परेशान हैं कि एक दफ़ा फिर बिजली की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। 5 रुपये और 40 पैसे जो है फी यूनिट जो है उसमें बढ़ा दिया गया है। तो समझ नहीं आ रही कि इस टाइम जो है लोग कहाँ जाएं, क्योंकि बेरोज़गारी है, महंगाई है, यहाँ पर इतने सारे हमारे मसाइल इकट्ठे हो चुके हैं कि इस टाइम लोगों के जो जहनी मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है और लोग शायद जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं एक अच्छी उम्मीद जो है वो इंसान को हमेशा कायम रखनी चाहिए और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा इस अवाम पर रहम करें। क्या कसूर है उन लोगों का जो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके पास रोज़गार भी नहीं है, शायद जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने को भी मुयस्सर नहीं है और वो लोग दर बदर भटकते फिर रहे हैं। तो मेहरबानी करें ऐसे लोगों पर जो इस टाइम, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर तो टैक्स तो दे ही रहे हैं, चाहे इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, लेकिन एक आम बंदा जो है वो इस चक्की में पिस कर रह गया है। तो इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। और इसके साथ ही आज जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी काशिफ अब्बासी, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम शकील से तो बात होगी हमारी इनकी भीड़ से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन से इनकी जो है वो चीज़ें सब ये कवर कर रहे होते हैं। तो आज एजुकेशन पे भी बात करेंगे, महंगाई पे भी बात करेंगे, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से भी शकील से बात होगी और साथ ही जो है वो काशिफ से बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है। इस टाइम जो हम देख रहे हैं महंगाई है, नौजवान हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको किस तरह रोजगार की तरफ लाया जा सकता है, किस तरह बिजनेस की तरफ लाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवान ये देखते हैं कि सिर्फ नौकरी ही करनी है। नौकरी से बाहर निकलें, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने में। आप उस हवाले से इनसे बात करेंगे कौन सी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें महारत होनी चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो शकील महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। जो महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है और बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है, तो इस टाइम जो लोगों का रद्द अमल है वो क्या है? बिल्कुल, महंगाई ने जहां हमारे लिए मुआशी मसाइल पैदा किए हैं, वहीं पे जो आपने बात की है जहनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, उनकी कुव्वत जवाब दे जाती है, उसके बाद उनका फिर जहनी मसाइल बढ़ते हैं। और इस वक्त महंगाई के हम वार देखें, जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद बिजली तो मुसलसल महंगी की जा रही है। अच्छा, ये दो ना बुनियादी चीज़ें हैं। हमें सवारी के लिए, सफ़र के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होना है और आमदोरफ्त के लिए हम इसको इस्तेमाल करना है, और उसके साथ फिर हर जगह पे बिजली जो है वो बुनियादी चीज़ है और उसने भी इस्तेमाल होना है। जब इसकी कीमत बढ़ती है ना, तो जो जो चीज़ें इनसे मुंसलिक होती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब इन दिनों खाने पीने की अशिया जो हैं वो हुकूमत की तरफ से उनके रेट रुके हुए हैं बढ़ाने, लेकिन पेट्रोल और बिजली महंगी होने से खाने पीने की अशिया जो हैं वो अब दुकानदारों की जानब से महंगी होना शुरू हो गई हैं। आप उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो हमारे पास सब्जियां आ जाती हैं और उसके साथ
घी, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें आ जाती आपकी हैं। ग्रोसरी आ गई, किचन ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें आ तमाम जाती चीज़ें आ हैं, जाती ठीक हैं। है। तो जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, उनके किरायाजात बढ़ते हैं, बिल जो है वो काफ़ी भारी आता है, उसके साथ साथ ही वो अपने अखराजात को मेंटेन करने के लिए बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ाते हैं। आम शहरी जो पहले ही एक मखसूस उसकी आमदन है, एक दिन की उसकी जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो वही है, लेकिन उसके जो अखराजात हैं वो पता चलता है जी दूसरे दिन डबल हो जाते हैं। अब वो बंदा जो 15,000 रुपये माहाना कमा रहा है, पेट्रोल महंगा होने से और बिजली महंगा होने से अखराजात तो उसके बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी जो आमदन है वो 15 की 15 ही खड़ी है। तो जब उस पर ये जिम्मेदारी आएगी बिल अदा करने की और अपने तमाम तरह अखराजात उठाने की, तो उसके लिए फिर मसाइल पैदा होंगे, वो परेशान होगा, वो कुछ उसके लिए घर के मसाइल भी पैदा होंगे। तो इसी तरह हम लास्ट टाइम सब्जी मंडी में मौजूद थे, लोगों के साथ हमारी बात हो रही थी कि सब्जियां दोबारा क्यों महंगी हो रही हैं। वहीं पे हमें एक मजदूर मिला, उसने सब्जियों पर तो बात ना की, उसने यही हमें अपनी कहानी सुनाई कि भाई मैं सिर्फ अपनी दिहाड़ी पर बात करूं। वो कहता है मुझे एक टोकरा उठाने का, एक जगह से लेके जाने का मुझे 30 रुपए मिलते हैं। अब वो 30 रुपए मैं कमा रहा हूं, लेकिन चीज़ें जो मैंने रात को जाके घर वालों के लिए खरीदनी है, जो मैंने घर जाने तक किराया अपना भरना है, वो बढ़ गया है, मेरे 30 रुपए वहीं खड़े हैं। तो महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में आप आम मजदूर की भी बात करें कि उसकी भी आप उजरत को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, उसको उठाएं। ऐलानात तो किए जाते हैं जी, मजदूर की तनख्वाह हमने वो जो मंथली है वो इतनी कर दी है, जो योमिया है वो हमें इतनी कर दी है, लेकिन वो एक ऐलान ही है। तो कुव्वत खरीद वहीं खड़ी है, और जो चीज़ें खरीदनी है, जो चीज़ों की जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो आवाम इस पर बहुत जाहिर सी बात है कि एक मैं बात करूँ ना कि अभी एक आम बंदा तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है ना, कि वो किस तरह। अच्छा, आपने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, आपने अपने घर को भी चलाना है, आपने बिजली के बिल भी भरने हैं, आपने सुई गैस का बिल भी भरना है। अब तो वासा वालों का भी बिल जो है उसमें इजाफा कर दिया गया, उसमें मजीद टैक्सेस जो है वो कहीं आपका 150 बिल आता था तो अब आपका वो 1000 रुपए के करीब आ रहा है। तो दिन ब दिन जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो महंगी हो रही हैं। अब अगर हम ये तवक्को करें कि हमारे यहाँ ये चीज़ें अब कहीं नीचे आएंगी तो ये बहुत मुश्किल है। ये अब बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है कि आए दिन आपको जो है इसका सामना करना पड़ रहा है कि कभी आपको 4 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 7 रुपये। तो ये तो एक जुल्म है, इस टाइम बहुत ज्यादा जुल्म है। आपकी इंडस्ट्रीज बंद हैं, आपके काम, लोगों को इतनी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या बनेगा इस मुल्क का? बस अल्लाह ताला से दुआ है हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियों, एक बहुत मुश्किल वक्त से इस टाइम हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। ऐसा ही है, बहुत मुश्किल वक्त है। अच्छा जी, इसके साथ ही काशिफ से भी जानते हैं। काशिफ, इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी से पहले स्टार्ट करते हैं ना कि आपकी जर्नी कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। अच्छा जी, ऐसे था कि मैं अपनी जब स्टडी कर रहा था, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है वो फोरफादर से ही बिज़नेस रहा है। गला मंडी से हमारा बिज़नेस है, और ये अजनास, दाल चावल, स्पाइसेस, इन चीज़ों का बिज़नेस था। अब तो आपसे पूछना पड़ेगा भाई क्यों महंगी है? अब तो आप काबू आ गए हमारे महंगाई की जद में जो है लोग, तो अब आपसे पूछना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा था कि जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, तो स्टडी के साथ साथ मैं ये चाहता था कि जो हमारा ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है, जिसमें मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा ने मेहनत की है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पर हमने लेकर जाना है। एक एज अ एंटरप्रेन्योर उसको वर्क करना है, इसको इंटरनेशनली जो है वो फैलाना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट को जो है ना आम करना है। तो बस ये 2-4 मकसद थे, और अच्छा था कि जी यहाँ पर स्पाइसेस हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको ऑथेंटिक और क्वालिटी में जो है ना फ्रॉक करना है। तो स्टडी के साथ साथ अपनी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं अपना गल्फ फूड एक इवेंट होता है दुबई में, वहाँ पर गया, वहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ लेकर आया, और यहाँ आकर अपनी मुल्तान की मार्केट में से एक इंडस्ट्री लगाई और उसे लॉन्च कर दिया बाबा स्पाइसेस के नाम से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2-2.5 साल गुजर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट भी तकरीबन हमने आधा पाकिस्तान कवर कर लिया है, और क्वालिटी भी हम दे रहे हैं, कम रेट्स में दे रहे हैं बाकी ब्रांड से, और उसके अलावा
अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का तो जो था हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात के जर्नी के हवाले से। दूसरा आपने पूछा महंगाई क्यों हो रही है। ये एक दिलचस्प टॉपिक है। गवर्नमेंट हमें कहती है काम करो, काम करने भी नहीं देती। हम काम स्टार्ट करते हैं, हम इंडस्ट्री लगाकर बैठे हुए हैं। अब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बिजली है नहीं, 8-8 घंटे बिजली नहीं है। 5 रुपए 7 रुपए, शकील भाई अभी बात कर रहे थे, 5 रुपए बढ़ गए, 7 रुपए बढ़ गए, कोई काम नहीं है। अब को आपने देखा है तरक्की करते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट उनको 2 चीजें देती है, एक अच्छे रोड्स देती है, दूसरा बिजली देती है। ना हमारे पास अच्छा रोड है, ना हमारे पास बिजली टाइम पे आती है, फिर कैसे तरक्की हो सकती है। दूसरी बात ये, डॉलर पे इनका काबू नहीं है। क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, बेशक आप बैंकिंग सेक्टर को ले लें, होल्ड करके बैठ जाते हैं, या बेशक आप पॉलिटिकल साइड पे ले लें, या बस अपनी अपनी जो है वो सबको लगी हुई है। कोई किसी का नहीं सोच रहा। जो 4 लोग आते हैं वो अपना कर आके जो है ना चले जाते हैं। क्या है, बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही। अभी आप चले ना यहाँ से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाए ना, आप किसी इंडिया से पूछें, कल उनकी न्यूज आपने देखी होगी, चांद पर पहुंच गए। सही बात है। ये हकीकत है। वैसे कभी कभी देख के ना हमें होता है कि यार हम किन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम अभी इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे, ठीक है ना। और दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। फिर हमारा हमसाया मुल्क जिसे हम देख रहे हैं कि यार हमने इसको हराना है, इससे आगे जाना है, इससे ज़्यादा तरक्की करनी है, और वो हमसे कई गुना आगे तरक्की कर रहे हैं। हम तो लगे हुए ना, बॉर्डर पे टांग हमारी ऊंची जाती है। इस पे इन चीजों से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारी तरक्की नहीं हो सकती। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले वो सब्सिडी देना शुरू करें इंडस्ट्रीज को। वो सब्सिडी नहीं देंगे तो इंडस्ट्रीज तरक्की कैसे करेंगी। बात कर रहे होते हैं जी हमें चाहिए हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, भाई इंपोर्ट करने क्यों देते हो। अच्छा, इंपोर्ट पे तो मैं तो पाकिस्तान को एक ही कहूंगा, इंपोर्ट का के लिए जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करनी होती सबसे पहले यही कहते हैं भाईजान दिखाना तो इंपोर्टेड दिखाना। अच्छा, क्योंकि हम लोग ना ये एक आपने सही बात की है, हम लोगों के एक लाइफस्टाइल भी इस तरह का बन चुका हुआ है। बहुत अच्छी होंगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि अगर चीज़ों का मयार आला से आला रखा जाता और उस तरीके से मेंटेन रखा जाता तो शायद आज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़ती, हम अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करते। आज तक हम इन चीज़ों में एक्सपोर्ट की तरफ तो खैर गए नहीं है कभी माशाल्लाह से। इंपोर्ट पे हम कहते हैं बाहर देखिए, अब आपने ये बात की कि मयार बेहतर रखा जा सकता है। हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े से बड़ा ब्रांड बना रही है। गिने चुने आप 10 नाम लेंगे, मैं आपको 10 के 10 गिनवा सकता हूँ। फैसलाबाद, कराची, लाहौर में बन रहे हैं। मैंने देखा है, इंटरनेशनली ट्रैवल किए, मैंने देखा है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्वालिटी इसका मतलब है जा रही है। हमें तो अलाउ ही नहीं है कि हम उनकी ओरिजिनल ब्रांड कैटेगरीज दे दी ना, A, B, C, तो इसमें जब हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर कहाँ लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। पहली बात तो कंफर्म है, हम क्वालिटी तो बनाते हैं। अच्छा, यही पाकिस्तान की बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी हैं जो माशाल्लाह बहुत हाई क्वालिटी की उन्होंने बाहर भेजी हुई है। देखें, और यहाँ हमारे आप मुल्तान सिटी में हम लोग बैठे हुए, हमारा मैंगो दुनिया में खाया जाता है, $5-5 का बिक रहा है। इसका मतलब है एक्सपोर्ट हो सकती है। हाँ। अगर गवर्नमेंट चांस दे तो। अच्छा, वही बात है, नौजवानों के पास माशाल्लाह एनर्जी भी है, इतनी अच्छी पोटेंशियल भी है, काम कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा जिस तरह नौजवान यहाँ से बहुत ज़्यादा मायूस भी हैं, वो यहाँ से मूव भी करना चाह रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि अच्छा फिर सर्व भी करना चाहते हैं। ये बात नहीं है, जाहिर सी बात है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क से प्यार भी, तो लोग इस चीज़ से भी बड़े वो हो गए हैं। जी बिल्कुल। देखें ना, स्टूडेंट्स हमारे जब कैसे बन गए। अब रही बात नीचे के लेवल पर स्टूडेंट्स की, अब स्टूडेंट्स को देख लें कि जो स्किल सिखानी चाहिए, जो स्किल उनके अंदर डालनी चाहिए, वो हम डालते नहीं। फिर कहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे ना हो। अब वो 10-10, 12-12, 15-15 स्टूडेंट किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। देखिए, इंडस्ट्री वाला भी काम कर रहा है, उसका क्या कसूर, वो उसके अंदर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट ना नजर आए और उसको भी शर्म आती है कि भाई नहीं रख सकते आपको, शर्म आती है। और अफसोस होता है कि देखो यार कैसी 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की डिग्रीज इन्होंने ली हैं, अच्छे CGPA भी पास कर लिए, इनके पर टैलेंट नहीं है। क्या किया ऐसा? मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं होता।
अब फिर साथ में कहते हैं कि इंडस्ट्री वाले जो है ना हमें एक्सपीरियंस नहीं देते। एक्सपीरियंस के लिए उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, कम से कम इतना हो कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको पता हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं किन स्किल्स का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, अगर मार्केटिंग की बात की जाती है ना, लेट्स सपोज आप बीबीए को उठा लें। अगर बीबीए करवाया जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे यहाँ बात की जाती है वो की जाती है एक तो अदर कंट्रीज़ की कंपनीज की, और वो कंपनीज इतनी हाई हैं कि उनके लिए फाइनेंस ऑफिसर ही होना चाहिए समझने के लिए। अब ये बेसिक स्टाइल पे आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हो? ना तो लोकल किसी इंडस्ट्री की एग्जांपल वो लोग देंगे, जी आप मुल्तान सिटी से, आप लाहौर से, आप फलां से, ये देखो जी ये फलां इंडस्ट्री ने ऐसे कामयाबी हासिल की है, फलां बिजनेसमैन ने ऐसे कामयाबी हासिल की है। अब बात आप करें एलन मस्क की, आप बात करें गूगल की, आप बात करें कोका कोला पेप्सी की, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब अच्छा, आप क्या समझते हैं नौजवानों को हम किस तरीके से यहाँ पर जो है काम की तरफ ला सकते हैं, कारोबार की तरफ ला सकते हैं? देखें जी, हम नौजवानों को अच्छी स्किल प्रोवाइड करके, मैं बार बार बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टैक्सेशन की इस वजह से कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम टैक्स पे लड़ते हैं कि हम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्टली भी दे रहे हैं, डायरेक्टली भी दे रहे हैं। अच्छा, जब उसके आप स्टैट उठाकर देखें तो आप देखें आप कितने लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, ये कितनी इंडस्ट्रीज हैं कि कितने % टैक्स जा रहा है। 70% तो टैक्स जाता ही नहीं है। आवाम हमारी कह रही है कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स दे रहे हैं तो साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि चलो कुछ ना कुछ कर दें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को एक सोने की चिड़िया बनाएगी। पाकिस्तान में वो हर चीज मौजूद है जो हमारे साथ वाले हमसाए ममालिक में या दूसरे ममालिक में मौजूद नहीं है, और हम एक्सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। अब चीज़ों की बात कर लें, आपके इस मुल्तान सिटी से मैंगो हो गया, आपका आलू इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, प्याज जा रही है, टमाटर जा रहा है, आपके ऑरेंजेस जा रहे हैं, आपकी सर्जिकल प्रोडक्ट सियालकोट वाली साइड से जा रही हैं, आपकी स्पोर्ट्स जा रही है, आपकी टेक्सटाइल दुनिया में पसंद की जाती है, कॉटन पसंद की जाती है, आपका सीसम सीड पसंद किया जाता है, मेज पसंद की जाती है, और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो पसंद की जाती हैं। इधर पाकिस्तान माला माल है लेकिन कदर नहीं है ना। कदर नहीं है। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊं, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊं, आप कहेंगे कि वाकई पिंक सॉल्ट एक पाकिस्तान का ऐसा डायमंड है, मैं समझता हूं कि वो कोहिनूर से तो ज्यादा ही है, बस कोहिनूर ज्यादा है, हमने अपनी चीज को रोल रखा है। ऐसे ही है। पिंक सॉल्ट आप देख लें कि हमारे यहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। 15, 16, 18, 20 रुपए केजी के हिसाब से आप जाएं जरा डॉलर में पता करें, $50 में। ये मैंने देखी, एक इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनी हुई है। ये बात है, चीजें हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजों की वैल्यू है, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात है, जो लोग हम पर रूल कर रहे हैं उनकी इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं आती कि हमें चीजों को लेकर हमें पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट देना है। वो बेनिफिट्स उनके नेशनल नहीं है, उनके पर्सनल है, तो जिस वजह से उनकी तवज्जो इस तरफ आती ही नहीं है। वो इनके भाई का ताल्लुक इसी फील्ड से है, वो तो जानते हैं पाकिस्तान में क्या क्या चीजें बाहर दी जा सकती हैं, जानते ऊपर वाले भी हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी की बात आ जाती है। जो आपने किया ना, वो उनकी कभी भी उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चीजें रखी नहीं है कि किस तरह मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही आपसे ना मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हम स्टोरी की तरफ आते हैं। अच्छा, स्टोरी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टोरी की तरफ चलते हैं। महकमा पासपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। है मशीनी और ई पासपोर्ट की फीसेस और लोगों में जो है वो पाई जाने वाली गलत फहमियाँ, उसके हवाले से जानते हैं। पहले तो पासपोर्ट के महकमे में आजकल इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस कर लें कि आजकल रश बहुत ज़्यादा है पासपोर्ट ऑफिस में। लास्ट टाइम भी जब हम मुल्तान के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में गए तो वहाँ लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े हैं, बैठे हैं, बाहर रश, अंदर रश। तो उनसे बात हुई इंतज़ामिया से कि कितना रश बढ़ गया। वो कहते हैं जहाँ हमें एक दिन में 400 से 500 के दरमियान दरख्वास्तें मौसूल होती थी,
अब वो बढ़कर 700 से 1000 के दरमियान चली गई हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग तैयारी बांधे बैठे हैं मुल्क से गैर मुल्क जाने की। पहली चीज़, और उसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है कोई स्टडी का बहाना लेकर बाहर चला गया है, कोई काम नौकरी का बहाना लेकर बाहर चला गया है। मेजर तो यही चीजें है ना कि इस टाइम हमारी बेरोजगारी की वजह से, मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए हर नौजवान यही चाह रहा है कि बस किसी तरीके से हम इस मुल्क से चले जाएं। अच्छा, फिर फर्ज करें एक बंदा जा रहा है बाहर, वो अपना पासपोर्ट बनवा रहा है, तो दूसरा एहतियातन अपना पासपोर्ट बनवा रहा है। यकीन माने ऐसा ही चल रहा है कि मैं भी पासपोर्ट बनवा के रख लूं। अब एहतियातन पासपोर्ट बनवाने मैं भी एहतियातन बनवा लूं शकील आपका तो ऑलरेडी बना हुआ है आप सफर करती रहती हैं। तो पासपोर्ट एहतियातन बनवाने की भी दो वजूहात हैं। एक तो लोगों को ज़हन में ये है कि फीसें बढ़ जाएंगी, एक, और दूसरा हमें बाहर जाना पड़ जाए शायद। तो ये दो चीज़ें हैं। अब फीसों के हवाले से ना, पहले भी एक दफ़ा पासपोर्ट में ना फीस बढ़ी नहीं थी, तो एक अफवाह चल गई जी 10,000 फीस बढ़ा दी गई है, तो हर बंदा पासपोर्ट ऑफिस की तरफ भागा कि हमें यकम को फीसें बढ़ जानी है, हम अपना पासपोर्ट पहले बनवा लें। उस वक्त भी फीस नहीं बढ़ी थी। अब हुकूमत ने क्या किया है, महकमे ने ई पासपोर्ट मुतारिफ करवाए हैं। अब ई पासपोर्ट की फीस भी उन्होंने जारी करनी थी। अब ई पासपोर्ट की फीस जो है वो नॉर्मल जो मशीनी पासपोर्ट बनवाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा थी। तो जैसे फर्ज करें 3,000 में एक नॉर्मल पासपोर्ट बन रहा है, तो उसका जो ई पासपोर्ट है वो 9,000 में बनेगा, 5,000 वाला 15,000 में जाके बनेगा। तो लोगों में ये गलतफहमी दोबारा से आ गई कि पासपोर्ट की फीसों में दोबारा से इजाफा कर दिया गया। तो इसमें ये समझना जरूरी है कि मशीनी पासपोर्ट एक अलग चीज़ है जो पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नया जो उन्होंने एक किस्म मुतारफ करवाई है ई पासपोर्ट की, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो दोनों की फ़ीसों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ई पासपोर्ट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है एयरपोर्ट पर जाने के लिए, जहाँ पे वो अपना स्कैन करते हैं और उसका सारा काम फौरी हो जाता है, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, अपने ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। जिस तरह नॉर्मली एक पासपोर्ट से देखकर सारी चीज़ें बंदे को देखकर कंफर्म कर रहे होते हैं, वो एक ऑटोमेटिकली उस गेट से ना आपकी सारी शनाख्त हो जाती है। लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, आम बंदे की पहुँच में नहीं है, क्योंकि वो जो 3,000 का बनवा रहा है वो अब 15,000 का क्यों बनवाएगा, यकदम इतना गैप आ जाएगा। और पासपोर्ट फीस के हवालों से, इसके हवाले से महकमे ने यह भी क्लियर किया है कि 11.5 साल हो गए हैं पासपोर्ट की फीस में इजाफा इन्होंने नहीं किया। आखिरी दफ़ा इजाफा हुआ था आई थिंक 1 फरवरी और 2012 में 11 में इजाफा हुआ, तो उसके बाद अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। अब सिर्फ ई पासपोर्ट की फीस में इजाफा किया गया था। साथ में नॉर्मल जो अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पहले भी स्टोरी को हमने डिस्कस किया था कि पंजाब भर की वो तहसीलें, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ लागू है, जिस तहसील में पासपोर्ट ऑफिस नहीं है वहां पे उन्होंने नादरा ऑफिस में अपना एक काउंटर कायम किया है, जहां से जाके शहरी अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करवाना है, नया बनवाना है, कोई भी वसाइल हैं वो वहां जाके सबमिट करवाएंगे और वहां से मसला हल होगा। तो अगर आप डायरेक्ट ऑफिस नादरा के पासपोर्ट के ऑफिस जाके अपना काम करवा रहे हैं तो आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी जो पहले से चल रही है। लेकिन अगर आप नादरा ऑफिस के काउंटर पर जाके अपना काम करवा रहे हैं तो आपको 1,000 इजाफी देना पड़ता है। सही। ये फीस का इजाफा हुआ है। और जो पासपोर्ट की तजदीद की जा रही है उस पर भी वही फीसें हैं जो पहले से चल रही थी। तो लोगों में ये जो एक बेचैनी थी कि पासपोर्ट की फीसें बढ़ गई हैं, जल्दी पासपोर्ट बनवा लें, वो बेचैनी महकमे ने भी क्लियर किया है कि पासपोर्ट की कोई फीसें नहीं बढ़ेगी, बस सुकून से बनवा लें, सुकून से हाँ, आराम से जो है पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अच्छा, दरखास्तें इतनी बढ़ गई हैं, जहाँ पे 10,000 दरखास्तें आनी थी वहाँ पे 40,000 तक पहुँच गई हैं ओवरऑल अगर बात कीजिए। तो मैंने ये 400 और 500 तो मैंने एक शहर की बात की है, मुल्तान की, ओवरऑल बात की जाए तो अब दरखास्तें गुंजाइश है उनकी, फर्ज करें पासपोर्ट बनाने की 10,000 और दरखास्तें आ गई 40,000, तो जो जिनके पासपोर्ट बनने हैं वो फिर आएंगे भी देर से। अब फर्ज करें नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो उसकी डिलीवरी 15 दिनों में होनी है, तो वो 15 दिनों में नहीं हो रही, वो 40 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं हो रही। ये हमने मसाइल जाके ऑफिस में देखे हैं लोगों के। तो चूंकि दरखास्तें ज़्यादा मसूल हो रही हैं, गुंजाइश उतनी है नहीं, तो पासपोर्ट डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। लोग इस हवाले से भी बेचैन नजर आते हैं कि हमारा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो उसमें मसला यही आ रहा है कि आगे उनका बैकलॉग पेंडिंग पड़ी हैं, जो भी पासपोर्ट बनने हैं वो तो पेंडिंग पड़ी हैं, और नए लोगों पहले वाले बनेंगे तो फिर नेक्स्ट वाले जो है नए वालों की दरखास्तें भी जो हैं वो भरती जा रही हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे कि एमर्सन यूनिवर्सिटी में जो मुल्तान में इंटर के जो है वो दाखिले स्टार्ट हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये
इससे पहले सर्दियों में हमारा एक शो चल रहा था एमर्सन यूनिवर्सिटी में। एमर्सन यूनिवर्सिटी को 3 साल पहले ये कॉलेज था और फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो खबर ये चलाई हुई थी लोगों ने कि इसमें ना इंटर क्लासेस ख़त्म कर दिए गए, 11वीं 12वीं जमात जो है 12वीं ये जो कॉलेज है वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। तो इस हवाले से हमने इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया है, वाइस चांसलर का भी, सबका भी। तो उनका कहना है कि हमने पिछले साल भी 11वीं 12वीं की क्लासेस लगाई हुई थी और 160 बच्चा जो है वो पिछले साल एनरोल था। और इस साल भी हमने इंटर के एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं और ऑनलाइन एडमिशन्स भी हो रहे हैं, इन कैंपस भी जाके एडमिशन्स हो रहे हैं। और अभी तक एमर्सन यूनिवर्सिटी में 300 से ज़ायद जो हैं वो स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए हैं। तो वो क्लियर कर रहे हैं कि एमर्सन यूनिवर्सिटी में जहां बीएस हायर एजुकेशन की बाकी क्लासेस चल रही हैं, 11वीं 12वीं के लिए भी लोग हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हाँ, फीसों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अखराजात होते हैं अपने बहुत ज़्यादा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जहाँ एक स्टूडेंट 5,000 में एक साल में पढ़ रहा है, 5,000 भर के सरकारी कॉलेज में, वहाँ उसको अगर एमर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसकी फ़ीस जो है वो 13,000 या 14,000 होगी। क्योंकि एक कॉलेज में पढ़ना एक और इन्वायरमेंट होता है, एक यूनिवर्सिटी में आके उसने इंटर की क्लासेस लेनी है, वो इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। उसको इंटरनेट की सहूलत भी होगी, उसको टीचर्स भी, दूसरा यूनिवर्सिटी का स्टाफ मिला हुआ होगा और इन्वायरमेंट भी, एक यूनिवर्सिटी एक बड़ा इदारा होता है। तो उस हवाले से एमर्सन यूनिवर्सिटी जो है वो भी इंटर की क्लासेस को जारी किए हुए है। इनको HEC की तरफ से हदायत भी हैं हायर एजुकेशन की जानब से कि आप चाहें तो आप इंटर की क्लासेस को जारी रख सकते हैं। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, साथ साथ हम जो है काशिफ से जान रहे थे कि एक्सपोर्ट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और नौजवानों को रोज़गार की तरफ कैसे लाया जा सकता है। देखें जी, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के काफ़ी तरीक़ेकार हैं। आजकल जिस तरीक़ेकार पर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन लोगों को और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज किया जाए, उनको एक्सपोर्ट ग्रुप बनाकर एज अ डेलीगेशन उनको लेके जाएं कि भाई आप लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंट्री टू कंट्री जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाएं ताकि जो हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है या SMEs हैं वो लोग एक्सपोर्ट की तरफ आएँ, या हमारा ई-कॉमर्स पे जो काम करने वाला स्टूडेंट अपना एंटरप्रेन्योर है, यंगस्टर है, वो एक्सपोर्ट की तरफ आए। अब आपने आजकल देखा होगा कि तकरीबन 3-4 साल से लोग ऑनलाइन सेलिंग की तरफ काफ़ी आ गए हैं कोरोना के बाद ना, तो लोगों का बहुत रुझान भी है, बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कोई पॉलिसीज बनाएं कि इन लोगों को कैसे हम हाइप की तरफ लेकर जा सकते हैं, इनको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हाउस बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने तौर पर ही एक स्टार्ट कर दिया कि जी हम जो हमारे पास आएगा उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिखाएंगे। अब देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी स्किल है, अगर किसी के पास होती है, इंपोर्ट तो पाकिस्तान में होती ही होती है, अगर उसे इंपोर्ट करना आता है तो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर उसकी जॉब पक्की हो सकती है कि यार इसको इंपोर्ट करना आता है, इसको सारे मामलात का पता है, तो अच्छा है, एक बहुत ऑथेंटिक स्किल है। अगर रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जाहिर है कि हमें एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट हमें अगर एक्सपोर्ट हाउस देती है, डेलीगेशंस के सूरत में दूसरे ममालिक से ट्रेड एग्रीमेंट्स करवाती है, तो हमारी ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट सारी बढ़ जाएंगी। अब गवर्नमेंट क्या, उसके पास गवर्नमेंट के पास क्या वसाइल नहीं है? अब उनके पास नहीं है तो फिर किसके पास होंगे? उनको पता है कि पाकिस्तान की कौन सी जगह पे क्या चीज ऐसी पाई जाती है जो एक्सपोर्ट हो सकती है, हालांकि इंडस्ट्रीज वालों को पता है ये बात। अच्छा, आप क्या समझते हैं हुकूमत की तरफ से क्या वसाइल देने चाहिए या वो क्या इकदाम करें इस तरह के? देखिए, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट हाउस बनाए तकरीबन हर सिटी में, और जितने SMEs हैं या लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज हैं, सबका जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं, दूसरे ममालिक के साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट करवाएं, खुद पाकिस्तान का हर कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें, देखें कि किसके साथ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हम क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं। जैसे बात की जा रही थी अजनास की या वेजिटेबल्स की, जब पाकिस्तान से की तरफ लेके आया जाए, ताकि अगर हमारा कोई पाकिस्तानी या स्टूडेंट, कोई यंगस्टर पाकिस्तान से बाहर जाता भी है तो उसको वहां भी काम मिलना चाहिए ना। अब
जैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, इंडस्ट्रीज लगेंगी, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो आपको पता है कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब हमारा स्टूडेंट बाहर जाता क्यों है, या हमारा यंगस्टर बाहर क्यों जाता है? एक चीज के पीछे कि यहाँ तो भाई डॉलर बढ़ रहा है, अब मुझे $1000 भी मिलेगा तो 3 लाख मेरा बन जाएगा। अब यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो जाहिर है कि वो लोग बाहर ही जाएंगे, क्या करेंगे। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यंगस्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट की तरफ आओ, आप एक्सपोर्ट सीख लो। एक्सपोर्ट सीखने के बाद अगर आपको कोई चीज नजर आती है, कोई प्रोडक्ट ऐसा नजर आता है, कोई प्रोडक्ट हंट करो जो आप एक्सपोर्ट कर सको। दूसरी बात, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट तब भी हो सकती है। आप किसी इंडस्ट्री वाले के पास जाओगे, क्योंकि किसी हमारे इन्वेस्टर के यहाँ पास सबसे जाओगे, पहले माइंड में यही बात आती है ना कि आपके पास जो है वो हैवी अमाउंट होनी चाहिए, अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, तभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर देखें लाजमी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास माइंड है ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास स्किल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं अपने हमसाय ममालिक के बारे में, इंडिया के बारे में बात करूं तो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाकायदा क्लासेस के थ्रू सिखाई जा रही है, एक्सपोर्ट सिखाते हैं। और आपको पता है कि वहां के जो लोग हैं वो गरीब हैं और वहां के लोगों के साथ क्या ताउन किया जाता है, उनको एक्सपोर्ट सिखा दी जाती है, इंपोर्ट सिखा दी जाती है, सब चीजों के बारे में बता दिया जाता है, उनको हर जगह पोर्ट वगैरह विजिट करवा दी जाती है। अब उनको सब पता चल गया कि जी कैसे होने हैं ये मामला। अब वो कस्टमर जब ढूंढते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज दुबई भेजना है या किसी भी ममालिक में एक्सपोर्ट अपनी करनी है, सारी चीजें वो करने के बाद एक्सपोर्ट की तरफ जब जाते हैं तो आप देखें कि हमारे जो पेमेंट टर्म है आप अपनी मर्जी से तय करें। आपके पास अगर 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए से एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। तो आप हमारे नौजवानों को किस तरह देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, कितना इंटरेस्ट आपको लगता है कि वो अपना? देखिए, अगर हमारे नौजवानों की बात की जाए ना तो दुनिया का कोई भी मुल्क उठा के आप देख लें, सबसे हार्ड काम कर रहे होंगे। ऐसे ही है, आम काम हमें करना भी नहीं पसंद। हम स्ट्रांग हैं, हिम्मत नहीं हारते। बस ये है कि यहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलती, बाहर थोड़ी सी फैसिलिटीज नजर आती हैं, करेंसी की वैल्यू नजर आती है, हम शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल इसे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इसके साथ ही चलते हैं। आपको पता है कि मुल्तान का जो स्टेडियम है इस टाइम सजने वाला है। एशिया कप की जो है वो हर तरफ चर्चा जारी है और हम शकील से जानेंगे। शकील, आप बताएंगे लोगों में कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट ऐसी गेम है जो सबको पसंद है, चाहे छोटे बड़े। और फिर जब इस तरह यहाँ पर मैचेस होते हैं तो पूरा स्टेडियम भर जाता है, बल्कि स्टेडियम से बाहर भी लोग मौजूद होते हैं। अभी एशिया कप होने जा रहा है, स्टार्टिंग यहीं से मुल्तान से है। एशिया कप की मेजबानी मुल्तान शहर को मिलना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। इस टाइम हिस्ट्री में पहली दफा क्रिकेट का कोई मेगा इवेंट मुल्तान शहर में होने जा रहा है। ठीक है, अब एशिया कप की उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी भी मुल्तान में ही रखी है। 30 अगस्त को पहला मैच है, 2 बजे शुरू होना है मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से और इसमें इफ्ताही तकरीब भी होगी। और पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें इनका आमना सामना होगा। तो देखते हैं कौन जीता है। जीत हार तो बात की बात है, लेकिन लोगों में फिलहाल ये एक्साइटमेंट है कि एशिया कप के जो स्टार्टिंग मोमेंट्स हैं वो हमारे शहर से हो रही हैं। अच्छा, मुल्तान में रखने की खास बात ये भी होती है कि मुल्तान में ना पूरे जनूबी पंजाब की आवाम यहाँ आ जाती है मैच देखने के लिए। ये एक शहर नहीं है, ये एक पूरी रीजन है, लोग यहाँ मैच देखने के लिए आ जाते। उसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि इस टाइम टिकट्स की फरोख्त को देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में 12 अगस्त को टिकट्स की फरोख्त शुरू हुई है। अच्छा, टिकट्स के हवाले से अल्लाह माफी दे वैसे ये जो है ना ये सिलसिला समझ में नहीं आ सका वैसे। ये देखें भाई, अभी टिकट्स की फरोख्त 90% टिकट्स जो हैं वो इस टाइम सेल हो गई हैं और ख़ास तौर पर जो 700 रुपये वाली और 1000 वाली वो ख़त्म हो गई हैं। अगर बुक मी से खरीदने जाएं तो वहाँ पे पीछे बच रही हैं 2500 वाली और 5000 वाली।
जो एक मिडिल क्लास बंदा देखना चाह रहा था मैच, जो थोड़ा लेट कर गए, अब उनके लिए मुश्किल है टिकट्स दूसरी खरीदना। लेकिन जो मैच के शौकीन हजरात है वो पहले से वेट में, जैसे बुक मी पे ऑप्शन आए और हम अपने टिकट्स परचेज कर लें। सही। तो लोगों की एक्साइटमेंट का अंदाजा तो यहीं से लगाया जा सकता है कि लोगों ने मैच देखने के लिए, अब उम्मीद की जा रही है कि इस दफा भी हाउसफुल हो जाएगा। अच्छा, स्टेडियम को भी काफी जो है कल हम स्टेडियम में ही थे। कल हमने 2 से 3 घंटे स्टेडियम में ही लगाए हैं, तैयारियां देखी हैं उनकी, पिच को भी तैयार किया जा रहा है और शायकीन के बैठने के लिए सीटों की धुलाई भी की जा रही है, क्योंकि स्टेडियम तो तभी यूज होगा ना जब वहाँ पे कोई मैच एक्टिविटी होगी। तो जब उसके अलावा स्टेडियम में घास भी बड़ी हो जाती है, सीटें वो आंधी बारिश सारी चीजें उस तरीके से नहीं, इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं किया जाता, कर भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा स्टेडियम है, आपको ये भी लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ स्टेडियम माशाल्लाह से है बड़ा खूबसूरत, अगर उसको, इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, बीबीसी पर भी ये रिपोर्ट पड़ी है कि इंडिया की जानब से मुल्तान के स्टेडियम को महल करार दिया गया था। उन्होंने कहा था ये तो वाकई महल है, इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जाए। और अब ये भी देखें कि अब यहाँ पे बारी बारी इंटरनेशनल जो टीमें भी आ रही हैं और मैच खेल रही हैं। तो स्टेडियम की और खूबसूरती भी इसकी, माने ये स्टेडियम वाहिद स्टेडियम है जिसके इर्द गिर्द खेत ही खेत हैं। अब जाके कुछ कॉलोनीज और बस रही हैं, आबादियां बस रही हैं, नहीं तो इससे पहले सारे खेत ही खेत हैं। और शहर से 18 किलोमीटर दूर टीमें जो हैं वो यहाँ से सफर करके उस स्टेडियम में जाती हैं खेलने के लिए। तो इस वक्त स्टेडियम की तैयारियां भी अरूज पर हैं। काफी दिनों से जो वेस्ट मैनेजमेंट के जितना भी अमला है वो सफाई में लगा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर पोलियन सीटें जो वहाँ पे हैं उनकी धुलाई भी की जा रही है, सफाई भी की जा रही है, टूट का शिकार जो सीटें उनकी मेंटेनेंस भी की जा रही है। और माहिरीन मौजूद हैं, रोजाना की बुनियाद पर घास की कटाई, उसकी लेवलिंग जो है और पिच की तैयारी है वो भी की जा रही है। और लाइट्स हैं, उसके साथ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से पुलिस भी एक्टिव है। इस बार फिर एक दफा हो गया था ना, फिर मुश्किलात का सामना जो है वो ये करना पड़ेगा, या शायद इस दफा जो है कोई अच्छी पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि जिसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तब ही बनेगी जब स्टेडियम के करीब टीम को लेके जाया जाएगा। अब यहाँ से कैंट से यहाँ से टीम चलती है, मैंने बताया ना 18 किलोमीटर, इतना सफर दरमियान में मुश्किलात आती हैं। और जब तक जहाँ जो रास्ते टीम ने अपनाने हैं उन रस्तों पर एक कर्फ्यू की हालत होती है, दुकानें बंद, घरों से बाहर नहीं निकलना, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत बुरा हाल। अच्छा, मैच सिर्फ एक है। एक कॉल ले लेते हैं शकील। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान बात कर रहा हूँ दुकान से। जी जी, आपसे बात करने की जी जी। तो शायद तो अकोमोडेशन जो है वो स्टेडियम पे दे रही है। हम जो गरीब लोग हैं वो से जब टीमें गुजरती हैं या दुकान कैसे आती हैं तो पूरा यहाँ पर कर्फ्यू कितना होता है। यहाँ गिलानी पुल के ऊपर भी कोई नहीं होता, नीचे भी कोई नहीं, हर जगह पुलिस होती है, दुकानें बंद होती हैं, सारा दिन पुलिस यहाँ पे खड़ी होती है। हम खरीदार भी परेशान और बेचने वाले भी परेशान। तो आप मेहरबानी करें, इससे कहें जो टीमें हैं उन एक ही दफा वहाँ ले जाएं ताकि हमारे लिए ना बन जाए। ये PSL आता है, आज पिछले दिनों PSL आया, उसमें हमारे लिए मुसीबत बन गई। खरीदार जो है वो बेचारा नहीं जा सकता है, जो छोटे रेडी वाले हैं वो भी परेशान। इसी मुश्किलात पे ही मुसीबत नहीं करें, इनको वहीं पर एक होटल बना दें, ये वहीं जाए, वहीं ठहरे, मैच खेलें और वापस चले जाएं। बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया जी। हर शहरी की अपनी एक राय होती है और हर किसी की राय जो है वो अपनी राय नहीं है, ये लोगों का नहीं राय भी दी है कि वहाँ पर जो है उनका बना ये मुतालबा किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है क्योंकि शहरियों को मुश्किलात, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा है, मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारी जो इंतजामिया है उसको सोचना है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और स्पेशली जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है, हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ पर लोगों का कोई हाल नहीं था, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने की इजाज़त थी, मतलब ये हाल था कार्डियोलॉजी के करीब। तो ये इस तरह का रवैया जो है उससे कभी भी माशरा जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकता, और फिर ये चीज़ें हमारे लिए बेहतरी भी नहीं है कि एक इंसानी जान आप खतरे में डाल दें और सिर्फ इसी वजह से कि जी आप आगे नहीं जा सकते। तो काइंडली इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स भी इसी रोड पे हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया शकील आपका। काशिफ, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को?
जी, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तंग आकर जा रहे हैं, उन्होंने बाहर जाकर भी मुश्किल वक्त गुजारना है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर कुछ इस तरह की स्किल सीख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या ई-कॉमर्स की, आईटी के हवाले से, जो उनके लिए इधर ही काम आ जाएं, ताकि वो अपने प्यारों के करीब भी रहें और अच्छी इनकम जनरेट कर लें। हमारी तरफ से अगर कोई हमारे पास आना चाहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने के लिए, तो हम हाजिर हैं, उनको इंपोर्ट भी सिखाएंगे, एक्सपोर्ट भी सिखाएंगे और कोई चार्जेस नहीं है। क्या बात आपका है? प्रोग्राम ऑन एयर है, कोई चार्जेस नहीं है, हमें चार्जेस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें प्राउड होता है जब हम बाहर जाकर कोई बात सुनते हैं, यार ये चीज़ आपके पाकिस्तान से आती है, और दुख होता है जब वो तरह तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो- ये अपने मुल्क के लिए सर्व करना चाहिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। तो थोड़े से आने निकले, उन्होंने इसके ऊपर फौरन जो है वो पैनल चैनल अपने इसको कर लिया। जाहिर सी बात है, जैसे थोड़ी थोड़ी इसकी जो है पब्लिसिटी होती गई, इसके बारे में अवेयरनेस आती गई, अभी जो है ये बड़ा एक्सपेंसिव हो गया। मतलब अभी आप ये यूनिट भी लगाएं तो कम से कम आपको 8-9 लाख का तो ये यूनिट पड़ जाता है। ऐसे ही है? ऐसा ही असल में ना, वो एक बात याद आ जाती है, वो एक शेर में एक लाइन थी कि बहुत देर कर देता हूं मैं। तो ये पाकिस्तानी मोस्टली मैंने देखा कि हम लोग अडॉप्ट करने में कुछ चीजों को जो है देर कर देते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि यार ये ठीक थी, बिफोर टाइम कर लेना चाहिए था। जैसे आप कह रही हैं कि जिन लोगों ने राइट टाइम पे इसको देख लिया था, एक्सेस किया और लगा लिया, क्योंकि आज भी आप देखें कि एक नॉर्मल भी एक घर का जो बिल है 20-25-30 हज़ार तो आ रहा है। और भूल जाओ अब ये अभी 50 से ऊपर का बिल है। अब 50 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अभी जो 8-9 लाख का भी आप बता रही हैं, तो जो सिस्टम लगता है, तो अगर आप वो 50,000 को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए भी रखते हैं ना, तो जो आपने बिल पे करना है वही इकट्ठा करके किसी तरह आप या कहीं से लोन लेके अभी भी सिस्टम अगर लगवा लेते हैं तो फिर भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि 25 साल इसकी लाइफ है। तो वो 2-3 साल में वो पे बैक आपको दे जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा। अगर 20-22 साल जो है वो आपका फिर भी सेविंग की फॉर्म में होंगे। तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर लोग सोच लें किसी तरह। अच्छा, क्योंकि हमने देखा हमारे हमसाया मुल्क में तो सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम किया गया ना। अब हमारे यहाँ उस तरीके से चीज़ों को नहीं पता कि यहाँ पर जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े हॉल हैं, उनके ऊपर अभी जो है लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कि इसके ऊपर काम किया जाए ताकि बिजली की हम जो बिल हैं उनसे बच सके। लेकिन जो है बिजली के बिल जो है वो तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं ना। बिजली इस वक्त देखिए आप, यूनिट जो है वो तकरीबन 50 को टच कर रहा है और 50 रुपीज का अगर एक यूनिट आ रहा है तो आप देखिए उसको बिल के हिसाब से वही 20-25 हज़ार में कम से कम बता रहा हूँ कि जहां से फ्लाइट फैन भी चल रहे हैं। तो अभी भी यही बात है कि असल इसमें ना पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो कि जो बल्क यूजर हैं, जैसे आप बता रही हैं रेस्टोरेंट्स हैं या जो बड़े हैं, इनको थोड़ा फोर्स भी किया जाए कि आप लोग जाएं, इस तरफ कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर ये खत्म होता है तो जाहिर बात है जो फोसिल फ्यूल या थर्मल से हम लोग बिजली बना रहे हैं जो महंगी बनती है, उसकी डिमांड कम होगी। ऑब्वियसली जब कम होगी तो हमें वहां से जो है वो यूनिट की जो प्राइस है वो कम होगी, क्योंकि हमने सारे जो फर्नेस ऑयल है ये हमने सारा बाहर से ही मंगवाना है। तो अगर हमारा ये बड़ी इंडस्ट्री जो है ये अपनी खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है तो कहीं ना कहीं यूनिट की प्राइस इसी सूरत में मुझे तो कम होती नजर आ रही है। वरना कोई गवर्नमेंट मेहरबानी कर दे तो हो जाए, वरना एक यही है कि थोड़ा पॉलिसीज बनाए लॉन्ग टर्म और उसको इंप्लीमेंट करवा सकती से, फिर ही यूनिट कुछ सस्ता भी हो सकता है। अभी तो कोई आसार वैसे नजर नहीं आते, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि आज कुछ नया होने वाला है। तो बिजली की कीमतों में तो हमें अभी लगता है कि रोज ही नया, सुबह उठेंगे तो इंतजार होगा कि अब कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी आपसे जानेंगे ये किस तरीके से जो है आपको मदद दे सकता है एक आम बंदे को। जाहिर सी बात है सोलर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं घर में, या किस तरीके के कितने वोल्ट का होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जी। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं आपको जरा थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ जो लोगों को समझ भी आ जाए। उसमें यह कि आपको पैनल जो है मार्केट में 540-550 वॉट के मिल जाते हैं जो बेहतर हैं, उसको आप लें और कोशिश करेंगे टायर 1 के लिए। टायर 1 टॉप रैंकिंग की बात कर रहा हूँ कि जो 5 सुपर टॉप कंपनीज आती हैं। आपको इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी को ये नहीं पता कि 5 कौन है, तो गूगल पे जाके सर्च कर ले कि टॉप 5 कंपनीज जो इस वक्त जा रही हैं सोलर की वो कौन सी हैं।
जो वहाँ उसको नाम मिलते हैं उनमें से कोई भी उठा ले मॉड्यूल, वो पांचों ही तकरीबन नियर अबाउट एफिशिएंसी के हैं। फिर आ जाता है इन्वर्टर की दूसरी जो मेजर चीज है। इन्वर्टर भी जो है वो उसी तरह टॉप टायर में जाए। कोशिश ये करें कि जो लोकली असेंबल हो रहे हैं या जो ज्यादा मार्केट में यूज नहीं उनको ना लें, क्योंकि वो 2 से 3 साल बाद प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। सही। और मॉड्यूल देखते हुए जो प्लेट है वो भी देखते हुए थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में ये कुछ प्रैक्टिसेस चलना शुरू हो गई हैं कि प्लेट कम रेटिंग की है और उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसको ज्यादा रेटिंग का शो किया जाता है। तो ये बड़ा सोच समझ के इस पर डिसीजन लें कि कुछ जब मैंने, क्योंकि ये चीजें देखी भी हैं और सुनी भी हैं कि से 300 वॉट की 300 वॉट की एक प्लेट है और उसके ऊपर स्टिकर ही चेंज होता है, वो 500 वॉट का लगा देते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा, तो इसमें यह है कि कोई टेक्निकल बंदा इन्वॉल्व कर लें आपके आसपास है, कोई और नहीं तो कोई एक इलेक्ट्रीशियन जिसको कुछ भी नहीं पता, उसे कहें कि अपना एक करंट मैयर करने वाली डिवाइस लेके चला जाए और सिर्फ मैयर कर ले कि वो प्लेट कितना जनरेट कर रही है। वहां से भी पता चल जाएगा कि आया ये 300 की थी या 500 की थी। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि बाद में फिर लोग ये गीला करते हुए नजर आते हैं कि हमारा सिस्टम लगवाया था और उससे जनरेशन अच्छी नहीं आ रही और अभी भी हमारा बिल इतना, उसमें प्रॉब्लम यही है। काफी लोग फ्रॉड का भी शिकार हुए और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इतना पैसा भी लगाया और नुकसान भी उठाया। बिल्कुल, क्योंकि आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, आप यही चाह रहे होते हैं अच्छा कि भाई फौरन से कुछ रिलीफ मिले, फौरन से आप चीजों को जो है वो देखें, परचेज करें और उसके बाद जो है। हाँ, इसलिए तो रिसर्च कर लेनी चाहिए इस चीज पे, और बहुत इजीएस्ट वे बताया कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियर ना ढूंढें किसी, आप एक इलेक्ट्रीशियन भी ले, हम इंजीनियर को ले आएंगे ना, फैजान को पकड़ के ले आएंगे, बताओ हमें, है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं फैजान, हम आ जाते हैं आपके पास, आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो म्यूजिक की तरफ जाहिर सी बात है घराना ऐसा, तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चों में भी आपकी झलक जो है वो जरूर दिखती है, ऐसे ही है। तो कैसे स्टार्ट किया सीखना, एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है या नहीं? चल रही है जी। मुझे बचपन से ही शौक था और दादाबू का भी शौक था कि मेरा जो पोता है वो इस फील्ड में आए, म्यूजिक को सीखे। और मैंने फिर 10 साल की उम्र में प्रॉपर तबला सीखना स्टार्ट कर दिया और म्यूजिक सीखना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कवाली के प्रोग्राम्स में भी जाता रहा मैं, फिर प्ले करता रहा साथ। आजकल कवालियों का जितना ट्रेंड है ना, क्या ही बात है। वैसे एक टाइम था पहले कवालियां जो है वो सुनी जाती थी, लेकिन एकदम जो है वो फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ और बहुत सारे लोग जो है वो कवाली की तरफ आ गए। और फिर साथ साथ एजुकेशन भी थी, और फिर स्कूल से आना वापस तो फिर बस जैमिंग रिहर्सल प्रैक्टिस हो रही है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा जो है। अच्छा, क्या चीज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है? मुश्किल तबला है जी, सबसे ज्यादा है ना, वो बड़ा मुश्किल जी। अच्छा, वो भी एक आर्ट है ना। तो होता है ना क्लासिकल जो तबला है वो तो आप इजीली प्ले कर लेते हो, जो कवाली का तबला है उसमें जरा मुश्किल होती है, मतलब उसको बीट के साथ है ना रिलेट करना, और बड़ा हर चीज वही मेहनत वाला काम है। मेहनत के बगैर जो है वो कोई चीज आपको हासिल नहीं हो सकती, ऐसे ही है, मेहनत जरूरी। हाँ। अच्छा, खुद का इंटरेस्ट क्या था? मतलब अपना मेरा खुद का इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ ही था। हाँ जी, सिंगिंग करना, और फिर मैं माशाल्लाह से टीचर रहा हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, मैं म्यूजिक टीचर भी करता रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रॉपर एक अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स और वीडियो शूट्स, इंशाल्लाह ताला वो भी देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, क्योंकि म्यूजिक को कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ जिस तरह अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वैसे जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे मैंने नहीं देखा, बहुत अकेडमी जो हैं वो गिनी चुनी 1-2 आपको या आर्ट्स काउंसिल में आपको नज़र आ जाएंगी, तो उस हवाले से जो है काम नहीं हो रहा म्यूजिक के ऊपर जिस तरह होना चाहिए। बिल्कुल। तो और लोग सीखते भी नहीं है शायद, मेरे ख्याल में सीखना पसंद भी नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो अब हुआ है ना, ट्रेंड चल गया है कवाली का, म्यूजिक का, जो सिंगर्स भी हैं वो भी कवाली की तरफ ही रुझान कर रहे हैं, कि उन्होंने बैंड बना लिया, तबला ऐड कर लिया है और साथ में ढोलक और वोकलिस्ट ऐड कर लिए। तो इस तरह पहले ये था कि कवाली मखसूस जगह पे होती थी, दरबारों पे और मतलब कि महफिल समा, अब ये है कि ट्रेंड चल पड़ा है, अब कवाली नाइट है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस तरह के जो सूफियाना कलाम होते हैं ना, उनकी अपनी एक क्या कहते हैं उसको, बड़ा ऐसे आप उसमें खो जाते हैं, अपना ही वो रूह में समा जाते हैं, ऐसे तासीर होती है। अच्छा जी, अभी वैसे क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है आगे? इसी को लेके चलना है? आगे इसी को जी, हम लेगेसी को लेके चल रहे हैं अपने। मेरे वालिद साहब होते हैं तलत जावेद सलामत। अच्छा। मेरे चाचू होते हैं, मेरे दादाबू उस्ताद नदीम सलामत साहब, और उनकी तो वफात हो गई है, बख्शी जावेद सलामत, उनको 7 ईयर्स हो गए हैं, डेथ होगी उनकी, और अब उनका नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं जी, इंशाल्लाह ताला यही करना है।
म्यूजिक को सही, क्योंकि सब अगर एक इसी उस पे चल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपने जी, भी जी, उसी बिल्कुल चीज जी। को लेकर आगे हाँ चलना है। अच्छा फिजात, आपको मौसीकी से कितना लगाव है? जितना सबको है थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत? हाँ, और हम इवन ये अभी ये हो रहा था तो मैं सोच ही रहा था कि आप म्यूजिक से लगाओ की बात करी थी कि हमने सोलर की जो प्रमोशन अवेयरनेस कर रहे थे ना, तो हमने इसके लिए स्पेशली एक रैप भी लिखा था ना अच्छा। हाँ, इसको प्रमोट करने के लिए। तो वो लिखा भी था मैंने खुद, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने और बाकी एक और दोस्त ने मिलकर उसको गाया भी था। जब हम एक इवेंट एक्सपो करवा रहे थे उसके लिए एक एंथम वो टाइटल सॉन्ग था, जैसे पीएसएल का हर दफा आता है। अच्छा। तो वो भी था उसी के सोलर की डोमेन में रहते हुए ना, ताकि लोग उसको एंजॉय भी करें और उनको समझ भी आ बात भी हमारी पहुंच जाए उन तक। बात भी हमारी पहुंच जाए, क्योंकि अच्छा म्यूजिक के जरिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगले इंसान तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसा है ना। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम अगर एनर्जी की बात करें फैजान, क्योंकि सोलर के हवाले से हम हमेशा रहते हैं कि क्या इसकी जो है तरकीब है और किस तरह एनर्जी मिलती है, किस तरह से ये जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपका घर का सारा जो है वो सिस्टम इस पर चलता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो अगर मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली आप समझना चाह रही हैं तो उसमें जो मॉड्यूल है जिसको हम प्लेट आम कहते हैं, हम लोग उसको मॉड्यूल बोलते हैं। हाँ। तो जो मॉड्यूल है उसके ऊपर ही सारा ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है। उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जब लाइट आती है, वो लाइट आगे जब आपकी स्ट्राइक करती है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो फ्लो करना शुरू करते हैं और वही उनका जो फ्लो है वो बेसिकली करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो आम भी हमारी जो जुबान में यह समझा जाता है कि करंट की जो डेफिनेशन है, करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है तो फिर आगे वो होता है इन्वर्टर में आता है, और इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर जैसे इन्वर्ट से निकला है वो कन्वर्ट कर देता है उसको एक स्पेसिफिक जो रेटिंग है हमें चाहिए, जिस तरह घर में अप्लायंसेज इस्तेमाल हो रही हैं तो सेम उसने जनरेट किया, इसने इन्वर्ट किया और आगे जो आप अप्लायंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो बेसिक ये है कि जनरेशन जो है वो सनलाइट पे डिपेंड कर रही है, गर्मी से इसका लिंक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना गर्मी होनी नहीं, असल ज्यादा गर्मी हो तो इसकी जनरेशन कम होती है उल्टा। अच्छा। क्योंकि हीट की वजह से लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एक नॉमिनल टेम्परेचर होना चाहिए सबसे बेहतर, वैसे 28-30 ये टेम्परेचर सबसे बेहतर होता है जनरेशन के लिए। और हमें जो चीज चाहिए होती है वो सन रेडिएशन चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, ज्यादा घंटे का दिन चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये चीज है कि ज्यादा लाइट मिलेगी, ज्यादा स्ट्राइक करेगी आके उस प्लेट के ऊपर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होंगे, करंट फ्लो होगा और हमें ज्यादा ही पावर मिलेगी जिस तरह। नहीं तो फिर बिजली की जो बिल हैं वो कैसे कम होंगे? वो सोलर से ही कम हो सकते हैं। वो फिर सोलर ही मतलब सोलर से कमी आ सकती है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए आप अभी भी अगर एक एसी भी चलाना है तो लेकिन उसके बावजूद भी बिल तो आता ही है फैजान। उसको डिपेंड करता है। फिर देखिए अब इसमें मोड आ जाते हैं, तो ये भी लोगों के लिए जरा एक इन्फॉर्मेटिव चीज होगी कि इसमें 2-3 मोड होते हैं। एक होता है बैटरी बेस्ड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि बैटरीज हमारी बैकअप के तौर पे होती हैं, और जब जाहिर बात है कि ऑफ आवर्स हैं, जब रात का टाइम है तो वो बैकअप देती हैं। लेकिन इसमें एक कॉस्ट ज्यादा आ जाती है कि बैटरीज आपको हर 1.5-2 साल 3 साल अगर अच्छी लगाएंगे तो 4-5 साल भी चल जाती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा मोड आ जाता है ऑन ग्रिड। वो ग्रिड के साथ लिंक होता है। वो ये होता है कि आप एक्स्ट्रा अगर बिजली बना रहे हैं तो वो आपकी चली जाती है वापडा को, सही है, और वो आप रात के टाइम में वापसी ले लेते हैं। सबसे बेहतर भी वैसे यही होता है कि आप बनाएं, आपकी यूज हो रही है, जो बच रही है वो वापडा को जाए और रात को ले। उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि बिल आपका जीरो हो जाता है, और होता है मोस्टली केसेस में। ऐसा नहीं, मैंने खुद देखे हैं, मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग असल सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम कर देते हैं ना सिस्टम की। वो बैटरीज के चक्कर में अब लगा लेते होते हैं, फिर कहते हैं हमारा बिल नहीं हो रहा। वो बैटरीज को भी उसने चार्ज करना है, उसने घर को भी चलाना है अप्लायंसेस, तो ऑब्वियसली वो फिर रात का जो बिल है वो आता है। तो बेहतर ये कि ऑन ग्रिड मोड पर जाएं कि आप एक्स्ट्रा जो बिजली है वो बना के वापडा को दें, नेट मीटर करें, वो रिटर्न मीटर रात को आपको वापसी देगा बिजली, तो फिर आपके जो यूनिट्स हैं प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएगा। सही है, मतलब लेकिन ये है कि पहले आपको अच्छा खासा जो है ना वो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा, हाँ, मतलब वो भी मैं, क्योंकि मैं खुद भी इस तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि सोलर एनर्जी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका हुआ है तो फिर मैं थोड़ा ठहर गई। नहीं, खर्चा करेंगी नहीं तो फिर वो वापडा वाले करवा देंगे। फिर लेके हाँ, वापडा वाले तो फिर आपका जीरा अजाब कर ही देंगे, आपको बिल जो है वो कैसे। वैसे तुम भी बिल से परेशान हो कि नहीं हो? बिल से हर बंदा इस टाइम परेशान है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो है उसकी तरफ से भी जान लेते हैं, कोई इस हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए पॉलिसीज बन रही हैं। असल में मेन चीज जो लैक कर रही है, जैसे अनसर्टेन किस्म की है, मुल्क में भी इस वक्त भी निगरान सेटअप है, तो एक हमें इसमें स्टेबल पॉलिसी चाहिए। और वो पॉलिसी ऐसी हो कि हुकूमत बेशक चेंज होती रहे लेकिन वो एज इट इज चले, और वो कम से कम आपको 10-15 साल के लिए चाहिए। एक हुकूमत सोचती है अच्छा करने का, अगली आती है उसको रोक के वो अपना प्लान दे देती है, इस तरह होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए टेक्निकल चीज है,
हुकूमतें चेंज हो, पॉलिटिशियन चेंज हो, लेकिन जो टेक्निकल जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको ना चेंज करें, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। वो एक हब एक सेपरेट हो, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जिसने इसकी प्लानिंग करनी है, वो आप उनको एक फ्री हैंड दें कि वो नेक्स्ट 15-20 ईयर की पॉलिसी को बना लें रिगार्डलेस, और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ना हो। अगर हम मुल्क का बेहतर चाहते हैं तो फिर ही हम इस चीज से निकल सकते हैं। कोई मसला नहीं है। हमें ताजिकिस्तान भी सस्ती बिजली देने के लिए तैयार था, क्योंकि वहां पे दरिया बहुत हैं और वो बड़ी चीप मिल रही थी। आप अर्जेंटली भी अगर जाना है तो आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। सही, ठीक है। अगर आप सोलर को नहीं, अगर हुकूमत भी बड़े लेवल पे नहीं अफोर्ड कर सकती, तो जबकि ये कोई मसला नहीं है। इस वक्त बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। सही, सिर्फ वो ये देखती हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी है क्या नहीं है। वो हमारे इस टाइम तो जो हाल है उसके बाद तो इसमें मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेड में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ये बताओ, गले का ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि इसमें तो आपको गले का ख्याल जो है ना वो बड़ा अच्छे से रखना पड़ता है। गले का ख्याल जी, जो खट्टी मीठी चीज़ें हम बहुत कम और ठंडा पानी बहुत कम, और जैसा कि कह लें कि रियाजत भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, मैं अभी इसी तरफ आ रही थी कि भी रियाजत भी होती है, बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। और रियाजत ना करो तो आपका गला डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब वो डेली आपको डेली करना पड़ता है। अच्छा। मैं करता हूँ घर में, जब होता हूँ तो फिर 1 घंटा आधा घंटा देना पड़ता है रियाजत को। तबला हो, हारमोनियम हो, फिर इसको तो हारमोनियम बोलते हैं ना? इसको तो हारमोनियम। अच्छा, बिल्कुल। ये हमारी लाइव ट्रांसमिशन चलती थी माह रमजान में, तो हम उसमें मैं और हम ना बहुत सारी हमारी टीम जो है वो कोशिश पे लगी रहती थी कि इसको चलाना सीख जाए कि ये एक्चुअली चलता कैसे है ना? लेकिन वो सुर बेसुरे हो जाते थे, समझ नहीं आती थी, बिखर जाते थे। अच्छा, सही सी बात है। आपको हर चीज में जो है वो एक्सपर्टी आपकी जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही जो है फैजान आपसे जानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अब बिजली की कीमतें हम कहते हैं जी बढ़ गई हैं, बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, यूनिट आपका बढ़ गया है, फिर आपके पीक आवर्स भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिजली का बिल जो है वो ज्यादा क्यों आता है? बिजली का इस्तेमाल जो है वो हम कम करें तब भी बिल जो है वो आपको ज्यादा आता है। क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना जरूरी है? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। कम भी आप जैसे बात कर रही है ना कि कुछ लोग वाकई कहते हैं हम कम इस्तेमाल करते हैं, बिल ज्यादा आ रहा है। अरे इतने सारे लोग जो बेचारे हैं जिनका सिर्फ एक पंखा और मेरा ख्याल में एक बल्ब जलता होगा, उनके भी 15 से 20 हज़ार रुपया तो उन बेचारों का आया हुआ है बिल। वही बात है ना कि असल में कुछ जगह पे, कुछ घरों में मैं ये कह सकता हूँ, अब सबका नहीं, कुछ जगह पे ये है कि वहाँ पे लोड मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आप हैवी लोड चला रहे हैं, यानी कोई एसी है, कोई इस्त्री है, कोई पंखा है, और जो हैवी आ जाते हैं, मोटर है, आप कोशिश ये करें कि वन थिंग एट अ टाइम यूज करें। वन थिंग एट अ टाइम जो है आप एक चलाएं, दूसरी चीज को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, और फिर ये कुछ चीजें होती हैं। फिर जैसे पीक आवर के भी आप बात कर रही थी कि 5 बजे वाला पीक आवर 2 घंटे जो है बढ़ गया। अब बहुत से लोगों को पीक आवर का भी आइडिया नहीं होगा होता क्या है ये। 5 बजे से 11 बजे तक हो चुका है। इसमें क्या है कि बिजली महंगी होती है, जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे ये उससे भी रिलेटिवली ज्यादा महंगा होता है। अच्छा, 62 था लास्ट टाइम, अब तो खैर ज्यादा ही हो गया होगा, अब तो बढ़ जाएगा ना मजीद। पहले ये था 4 घंटे का, तो अब ये 5 से 11 घंटे तक 2 घंटे और बढ़ चुका है पीक आवर। तो कोशिश करें इस टाइम में जो है वो कम से कम अप्लायंसेस इस्तेमाल करें जो हैवी लोड की हैं। नॉर्मल फैन है या लाइट है, एलईडीज यूज करें। फैन को कोशिश करें कि डीसी फैन यूज करें। अप्लायंसेस को वैसे एक चीज है कि हमारे जो कदीम पंखे और लाइटें लगी हुई हैं उनको रिप्लेस करें। हाँ। वो हमारे बुजुर्ग नहीं छोड़ सकते, वो बुजुर्गों को छोड़ना चाहिए, वरना बिल वो बापा नहीं छोड़ेगा आपको। तो उसमें यह है कि डीसी अप्लायंसेस इस्तेमाल करें, उसमें लॉसेस भी कम होते हैं और वो बिजली भी कम इस्तेमाल करें। जैसे हम इन्वर्टर एसी का नाम सुनते हैं, वो बेसिकली वैसे इन्वर्टर एसी भी होने का मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फायदा पहुंचता है कि उससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आए। नहीं, फिर आप ज्यादा चला लेती होंगी शायद इसलिए। नहीं, कम भी चलाए तो तब भी बिल ज्यादा आता है। उसमें फर्क है, नो डाउट फर्क पड़ता है। डीसी अप्लायंसेस जो हैं वो रिड्यूस करती हैं। यही चीज है थोड़ी सी वही कि आपकी फिर मैनेजमेंट थोड़ा सा इस तरह होगा कि आप फिर कहती होंगे एसी डीसी लगवा लिया तो मोटर चला लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, और साथ आयरन भी कर लेती हूँ। तो अच्छा, हम सम टाइम नहीं करते ना इन चीज़ों का ख्याल। अगर एसी चल रहा है तो फिर आप मोटर चला लेते हैं, या आपने ओवन का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ही अब आ चुका हुआ है किचन में, और फिर उसके साथ साथ जो है इस्त्री का इस्तेमाल भी हमारा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें जो है कोशिश करें, देखें इसमें यही चीज़ होगी कि आप एक टाइम फिक्स रखें कि अगर हमने इस्त्री करनी है तो ये टाइम है, और वो कोशिश करें वो उस टाइम से हटके हो जो आपके पीक है। अच्छा, दिन में फिर आपका जो चले पीक आवर्स में तो आपके ये समझ में आता है कि जी आपका बिजली का इस्तेमाल आप कम से कम करें, तो दिन में क्या आप सही है? पीक आवर्स नहीं होते इस तरीके से बिजली?
दिन में नहीं होती। और असल वो पीक आवर में भी ये होता है कि असल इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि जो प्लांट हैं वो उस वक्त वो ऑपरेशनल होते हैं, डीजल वाले हैं जो महंगी बिजली बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि डे में तो चलिए आपको ऐसे कि हम गैस कर ले रहे हैं सोलर है, उसने सस्ती बिजली बना देनी है, हमारी डैम से भी आ रही है हर जगह से। लेकिन रात में स्विच होते हैं हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स पे जो कोल की हैं, ठीक है, या डीजल की हैं हमारे, वो महंगी बिजली बनाते हैं। उस वजह से वो जो टाइम है वहां बिजली महंगी होती है। तो कोशिश ये करें, इस्त्री भी करनी है आप 11 बजे के बाद या करें या सुबह करें, फिर उस टाइम में फजर के टाइम उठ के वो टाइम आप कोशिश करें कि थोड़ा रिड्यूस करें लोड का, और फिर देखिएगा फर्क भी आएगा। अच्छा, ये जिस तरह अभी हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज भी है, मौसम भी चेंज होता रहता है, उसमें जो है आपने अगर सोलर प्लेट्स का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली अगर इस बात को देखा जाए कि जाहिर सी बात है उसके लिए तो आपको सनलाइट चाहिए, और अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेंगी। अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज वाला यहाँ पे हमारे स्पेसिफिकली इस एरिया में देखें तो जितना मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसमें पूरे साल में कुछ 7 से 8 दिन ही होते हैं जो क्लाउडी होते हैं, तो वो इतना कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। बाकी आपके जो है आपके पास ये वो एरिया है जिसमें जो आपका दिन है वो 13-14 घंटे तक भी जाता है, सनलाइट होती है और वो बहुत ज्यादा है। मुल्तान की तो बहुत ज्यादा है। अब वही बात है ना कि मुल्तान भावलपुर हो गए, ये जो साउथ की बेल्ट है ना, यहाँ पे 13-14 घंटे का भी दिन होता है, तो उस वजह से आपको ज्यादा जनरेशन भी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप नेट मीटर लगवा के वापडा के साथ करें, कि बजाय आप वापडा को पैसे देने के उनसे लें, इससे आप ले भी सकते हैं ना उनसे एक्स्ट्रा, अगर आप बना के उनको देंगे आप सेल करेंगे। से आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, 5 किलो वाले आपको पे करते हैं, वो कर देते हैं 3-3 महीने बाद उनका होता है। यूनिट का रेट थोड़ा कम होता है, वो थोड़े से मतलब तेज है, बेचेंगे हमें 50 का लेकिन लेते 6, 7, 8, 10 रुपए का है। वो चेंज होती रहती है पॉलिसीज भी, लेकिन आपका एटलीस्ट बिल खत्म होता है। इसमें अभी भी इस टाइम पे भी एक बेसिक भी अगर मैं कहूँ 4-4.5 लाख में सिस्टम लग जाएगा जो आपकी घर की छोटी अप्लायंसेज और एक एसी चला देगा। अच्छा, वो भी कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप उसको बिल जैसे आप बता रही हैं 50,000 आ रहा है, तो उसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे ख्याल 1.5-2 साल में आपका रिकवर हो जाना है। फिर आगे 20-25 साल आपने एसी बंद नहीं करना दिन में, वो चलता रहना है। चलते रहना है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस बहुत बोल रही हूँ जी। तो मैंने पहचान से बात करनी है कि आजकल बिल वाकई बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो मीडियम तबका है वो इस वक्त बहुत परेशान है इन बिलों की वजह से। तो ये सोलर के बारे में बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो ये हमें बताएं अगर हम अपने घर में सोलर लगवाना चाहें तो उससे क्या खर्च आएगा और कितना हमारा बिल जो है वो कम हो सकेगा, जिसमें मैम एक एसी हो या घर की छोटी मोटी अगर हम उस पर लोड डालना चाहें प्लेट पे, तो हम किस हद तक अपना बिल कम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसमें मैं बताता चाहूँ कि हर घर का जो है ना वो वेरी करता है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके बिल से, कि बिल कितने यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 1 साल में आपने कितने इस्तेमाल किए हैं यूनिट्स, तो उस पर भी आप लोग सिंपल इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते होते हैं। मतलब अगर एक घर में 250, 300 या इससे 400 तक का यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, एसी है तो इतने नहीं हो रहे होंगे। एसी अगर इस्तेमाल करें फिर 300-400 बहुत ही मुश्किल है। एसी के साथ 600-700 यूनिट आप टच कर ही जाए। अभी मतलब मेरे तो लास्ट टाइम जो बिल आया उसमें मेरा 400 क्रॉस था, तो उसमें तो मैं इतने ही यूनिट्स यूज हुए थे। 300-400 का वही है। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 किलोवाट का सिस्टम एटलीस्ट हो, और उसके साथ आप अगर सेफ साइड करना चाह रहे हैं कि कल को सिस्टम बढ़ाना है 5 किलोवाट का आप इन्वर्टर लगा लें, तो वो सिस्टम आपका जो है वो चल जाएगा कि आपका एसी भी और आपका बिल जो है एटलीस्ट वो डे टाइम वाला रिड्यूस हो जाएगा। ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा एसी के साथ, लेकिन रिड्यूस जरूर कर देगा आपको कि जो 50,000 है वो 10-15,000 तक आ जाएगा, वो बिल इतना रिड्यूस हो जाएगा। सही। अच्छा, फिर केयर कैसे करनी है? मतलब इन चीजों की तो मेरे ख्याल में फिर आपको केयर भी करनी पड़ती है। केयर देखें, इसको फोर्टनाइटली 15 डेज बाद जो है वो वॉशिंग की जरूरत होती है, बस पैनल को, बाकी सिस्टम पैनल को आप वॉश करना पड़ता है। और पैनल को ये बड़ा ख्याल करना है कि कुछ इस तरह की चीज ना हो जो उस पर अफेक्ट करे, कोई रगड़ने वाली चीज ना हो। सही है। बिल्कुल एक प्लेन वाटर के साथ, और टाइम भी वो हो या रात का हो या सुबह दिन निकलने से पहले, डे टाइम में नहीं कभी भी वॉश करना ना इन चीजों को। ये क्योंकि उसकी लाइफ पे भी असर करती है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, गर्म होती है डे टाइम में, तो या तो मगरिब के बाद रात को या सुबह के टाइम पे करें। यही इसकी मेंटेनेंस है कि हर 15 दिन बाद आप इसको वॉश करते रहे, तो सिस्टम आपका कहीं नहीं जा रहा। वैसे अगर बिल रिड्यूस करना है तो वो 10-1 लाख का, जैसे आप बात कर रही थी 8-10 लाख का है। हाँ। इतने लग जाएंगे इतने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अभी हमने कवाली की तरफ जाना है या अच्छा ठीक है, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आएंगे तो फिर हसनैन से कवाली सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
अच्छा हसनैन, ये बताओ घर में और भी बहन भाई जो हैं वो? जी मेरा छोटा भाई है जी, उसे बहुत शौक है और वो मेरे साथ जब मैं कर रहा होता हूँ रियाजत तो मेरे साथ बैठ के करता है, गाता है। अभी वो पढ़ रहा है, साथ साथ में उसको सिखा भी रहा हूँ। अभी भी डांट पड़ती है वाले पड़ती साहब से? है, हाँ जी। कभी ये इस तरीके से पड़ राग जाती तुमने है जी सही जब- नहीं हाँ गाया, जी। इस तरीके से नहीं किया? जी जी, हाँ। स्टेज पे भी पड़ जाती है। अच्छा, कभी। स्टेज पे भी पड़ जाती है। और प्यार भी है तो फिर जाहिर सी बात है, डांट खाकर ही सीखना हाँ, आता है जी ये तो सब है। कुछ। और वालिद साहब हैं और मैं उनके साथ साथ ही होता हूँ हर टाइम। उनको बल्कि कह रहा होता हूँ कि आए जी रियाजत करें, आए बैठें। हालांकि वो मूडी है जी, उन्होंने कह देना कि जी अभी नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। मैं जबरदस्ती आए बाबा। जबरदस्ती करें। अच्छा, तो फिर होता है ना घर में भी आप आजकल जैसे हमारी यंग जनरेशन जी। है, उनको जरा ये पॉप रॉक म्यूजिक इस तरह का जरा शोर शराबे वाला जी। ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ जी। पसंद भी करते हैं। जी जी। तो आप कभी लेकिन- ऐसा हुआ कि नहीं। नहीं, मुझे इस तरफ भी जाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए? नहीं, ये है कि कवाली में हम फिर वो फ्यूजन जो है ना, ड्रम, मतलब आपका सिर्फ कवाली के ऊपर ही हाँ जी। फोकस है, मतलब उससे हाँ हटकर जी, आप? उससे हटकर भी अगर कोई कह दे तो पॉसिबल है, कर लेते हैं हम। अच्छा, जैसे गजलें वगैरह हो हाँ गई? जी बिल्कुल। और मेरे दादा वो है नदीम सामुत, उनका है गजल में माशाल्लाह से वो बहुत। अच्छा फैजान, अभी आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कुछ टाइम से जो है वहाँ पर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं उसको भी, और जो अभी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा इस सूरत हाल से भी हमें आगाह करें ना। देखिए हमारा जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2.5 मेगावाट का प्लांट है, उसके अलावा भी हमने 3 मेगावाट तक के जो है वो सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। तो डे टाइम में जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रही है उसमें भी ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी का, तो हम उसमें क्रेडिट जाता है आईयूवी को कि वहां पे सबसे पहला स्टेप लिया गया कि एटलीस्ट हम डे टाइम में अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन है वो उस पे ले आए। उस वक्त जब बिजली सस्ती थी उस टाइम ही हमने ये चीज ले ली थी। 2018-19 से वैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन 20 से ऑफिशियली काम हो गया था। तो अब तक अगर हम बात करें सेविंग की टर्म में भी इस्लामी यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है कि अराउंड उसने 1.5 साल में पिछले 20 करोड़ से ऊपर सेविंग की है। जो अपनी बिजली हमने खुद बनाई है, जो हमने 20 करोड़ देना था यूनिवर्सिटी में वो हमने सेविंग की है। वो स्टूडेंट्स पे जारी डेवलपमेंट पे बाकी चीज़ों पे चलेगा, और इस वक्त डेवलपमेंट भी हो रही है क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट्स की तादाद इंक्रीज हो रही है। अभी भी जो रिसेंट ड्राइव चल रही है, इस वक्त भी एडमिशंस हो रही हैं वहाँ पे, तो बड़ा एक अच्छा है कि 75,000 कल तक मुझे ऐसे शेयर कर रहे थे कि 75,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो एडमिशंस भी ज़्यादा हो रही हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप हो रहा है, और फ्यूचर हमने प्लान भी कुछ रखे हुए हैं सोलर के। ठीक है। डिजाइनिंग हो चुकी है, उनकी इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग उस मॉडल पे जाना चाह रहे हैं कि डे एंड नाइट इस्लामी यूनिवर्सिटी वो सेंटर बन जाए जहां पे लाइट जाए ही ना, और रात में भी हम लोग अपना एक जेनसेट के साथ जनरेटर्स का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, या हम लोग बना के वापडा को भेज के, ताकि हमारा भी बिल जीरो हो। और हम पहला इदारा वो बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का कि जो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद जनरेट भी करेगा, यूटिलाइज भी करेगा, और बाकियों के लिए रोल मॉडल भी होगा। सही। तो इस हिसाब से बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं इस वक्त नए वाइस चांसलर साहब, और बड़े एनर्जेटिक है इन चीज़ों को लेकर, फ्यूचर के मंसूबे हैं और बड़ी सपोर्ट है उनकी तरफ से। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वेरी सून, इसमें गुजारा टाइम ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी जिस तरह आनी है, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसे पहले लीड कर रही थी रिन्यूएबल में, अभी भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी करेंगे। प्रॉब्लम्स जिस तरफ आप हाईलाइट करी हैं आती रहती हैं, उसमें बेहतर जो है वो हमारा पीआरओ ऑफिस भी है, वो कमेंट कर सकता है। बट अगर उसको देखा जाए, 100 साल की तहरीक है उसकी, एक अजीम दरसगाह है, यहाँ से एक बड़े बड़े लोग निकले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अजीम अजीम लोग जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सर्व किया है। एक नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नाम है उसका, 100 साल तारीख है उसकी। और मैं वही जैसे कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया में आप गूगल से भी उठाना शुरू कर देना, कोई आप नाम लेती जाए सिर्फ कंपनी का, तो मैं आपको वहां पे यहाँ का ग्रेजुएट दिखा सकता हूँ जो यहाँ से पास आउट हुआ है। तो एक पूरी तारीख है उस चीज की, और वो कह रहे हैं कि हम लोग पॉइंटर है, हम लोग लीडर हैं, हमारा एक हम टॉप ट्रेंडर है, हम ट्रेंड सेट करते हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। तो इसमें बहुत शुक्रिया फैजान, आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंची भी होगी जरूर। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।